का यूनिट फर्स्ट और उसमें भी हम देखेंगे अबाउट द टॉपिक हाउ टू फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, क्योंकि इसी का यूज होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की, परसेंटेज कंपोजिशन, तो नाम से जैसा पता चल रहा है हमें, हम कंपोजिशन निकालने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब क्योंकि हम ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो लेट अस टेक द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सपोज इट इज NH3, राइट। अब हमें इसमें देखना क्या है, दैट हाउ मच कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, या बोलो हाउ मच कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, कितना हमारे पास नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है बट इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज, कितना हमारे पास हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज। तो उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का तरीका क्या होता है, तो बाय सिंपल फॉर्मूला, जैसा कि हम नॉर्मल परसेंट कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। सो नीचे हम हमेशा लिखते हैं टोटल मास, तो नीचे हम लिखेंगे मास ऑफ टोटल कंपाउंड, या नॉर्मली यू कैन राइट मास ऑफ कंपाउंड। तो मास हम पूरे कंपाउंड का यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। और ऊपर हम क्या रखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट मतलब जिसका भी परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर रखा जाएगा। तो नॉर्मल परसेंटेज भी ऐसे निकालते हैं। सपोज अगर मुझे 100 में से परसेंटेज निकालना है कि मेरे 75 मार्क्स आए हैं, राइट, तो हम परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर देते हैं। सो ऐसे हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल सेम मेथड है। टोटल मार्क्स, तो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। न्यूमरेटर पे आता है हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड, तो हमें किस एलिमेंट का चाहिए, वो हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड का काम करेगा, और परसेंटेज मतलब इंटू 100। ठीक है, तो जैसा हम नॉर्मली परसेंट निकालते हैं, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला केमिस्ट्री का भी है, कि ऐसे हम किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं किसी भी फॉर्मूले में। ठीक है, तो ये हो गया परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला। अब इसी को अगर हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, अब कोई भी मॉलिक्यूल हम इसमें ले सकते हैं, हम ले लेते हैं CH4, मीथेन। अब हमें इसमें ये निकालना है कि कार्बन इसमें कितना परसेंट में प्रेजेंट होगा और हाइड्रोजन की इसमें कितनी परसेंटेज कंपोजिशन है। तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए फॉर्मूला बिल्कुल यही लगेगा। अब सपोज मैं सबसे पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाल रही हूँ, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, तो फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक एटम कार्बन का है, विच मीन्स 12 ग्राम प्रेजेंट होगा, अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड। तो टोटल मास, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है एज यूजुअल, जैसा हम निकालते हैं सेम मेथड से। तो कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन का मास होता है 1, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, विच मीन्स इंटू 4। सो 12 प्लस 4 16 ग्राम हमारे पास इसका मास आ गया। ठीक है, अब कार्बन का वेट हो गया 12, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड हो गया 16 और इनटू, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 100। तो इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन मीथेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। अब जैसे इसी में मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, सपोज वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ CuSO4.5H2O। ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है, और इसमें हमसे पूछा है दैट फाइंड द परसेंटेज ऑफ कॉपर इन दिस कंपाउंड। तो हमें क्या करना है कि इस पूरे कंपाउंड में कितना कॉपर प्रेजेंट है, मतलब कितनी कंपोजिशन है उस चीज की, वो हमें इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला लगा देंगे परसेंटेज कंपोजिशन का। अब देखो, मास ऑफ एलिमेंट, तो यहाँ पे आएगा मास ऑफ कॉपर। तो मास ऑफ कॉपर कितना होता है, 63.5 ग्राम्स, क्योंकि हम यहाँ पे मोल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो ग्राम्स। ठीक है, अपॉन हमारे पास आता है टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। अब टोटल मास ऑफ द कंपाउंड निकालने के लिए
सबको हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो कॉपर का हो गया 63.5, सल्फर हो गया 32, प्लस ऑक्सीजन हो गया 16, और 4 ऑक्सीजन हमारे पास प्रेजेंट है विच मीन्स 4, प्लस हमारे पास 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो वी कैन राइट 5 इंटू H2O का यहाँ पे मास आ जाएगा। एंड व्हाट विल बी द मास ऑफ H2O? सो H2O का मास होता है हमारे पास 18। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है। 4 में थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर देती हूँ, ये 4। ठीक, अब हमें इसको कैलकुलेट करना है। जैसे ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 249.5। तो ये कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 249.5, और इसी को हम किसमें मेजर करने वाले हैं, ग्राम्स में, क्योंकि मोलर मास की बात हो रही है। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हम कॉपर कैलकुलेट कर रहे थे, तो मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ कॉपर अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड which means total mass of CuSO4.5H2O which is 249.5 ग्राम, 249.5 ग्राम, और क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू 100। अब इसको कैलकुलेट करके जो भी आएगा दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कॉपर इन दिस कंपाउंड। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीका हो गया परसेंटेज कंपोजिशन निकालने का। अब इसी को हम कहाँ यूज करने वाले हैं, तो इसको हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूलाज को निकालने में। अब क्योंकि पहले ही यूनिट का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें पहले तो ये पता होना चाहिए ना फॉर्मूला कैसे बनता है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला की ही बात करने वाले हैं। अब देखो, अगर मैं बात करती हूँ फॉर्मूला की, तो फॉर्मूलेज को हम जनरली 2 टाइप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और एक हमारे पास होता है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, या दोनों कौन से फॉर्मूलेज हैं? तो अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मतलब है जो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं किसी भी कंपाउंड में। अब जैसे सपोज मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे बेंजीन की, तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, दिस इज बेंजीन। तो बेंजीन में हमारे पास एक्चुअल पे ही 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो कि किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उसको हम वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब आते हैं इंपेरिकल में। तो इंपेरिकल मतलब क्या हुआ फिर? तो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब होता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसी को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में यहाँ लिखना। मतलब मिनिमम कितने एटम किसी भी एलिमेंट के प्रेजेंट होने चाहिए उसी को हम इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। अब जैसे अगर मुझे इसी का इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम इसका इंपेरिकल फॉर्मूला? तो देखो दोनों के पास 6 है, यानी कि 6 का मल्टीपल ही है, तो मैं इसे 6 से कैंसिल कर देती हूँ, तो ये हमारे पास बन जाएगा C1H1। तो देखो ये है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब क्या हुआ? जो हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा किसी भी एलिमेंट का किसी भी कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में, उसी को हम इंपेरिकल बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे दूसरा एग्जांपल इसमें लेते हैं वाटर का, H2O। अब H2O में अगर देखेंगे तो 2 और ऑक्सीजन के पास है 1, 2:1 का रेशियो है, तो ये तो किसी से भी नहीं कटेगा, विच मीन्स इसका इंपेरिकल फॉर्मूला भी H2O ही होगा। सो इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी हो सकते हैं और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये अलग अलग ही होना चाहिए, दोनों सेम भी हो सकते हैं। तो अगर हम इसी को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम जनरली लिख सकते हैं इसे, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, विच प्रोवाइड्स the actual number of atoms। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे लिखा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? विच प्रोवाइड द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। इसमें लिख सकते हो इन अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होने चाहिए वो हमारे पास
क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आ जाता है एम्पेरिकल में, तो एम्पेरिकल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इससे भी सेम, विच प्रोवाइड्स, बस यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं विच प्रोवाइड्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल ये हो गए। अगर और एग्जाम्पल लिखने हैं तो मैं और एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। जैसे इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6। ग्लूकोज में एक्चुअली हमारे पास 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। अब इसी को अगर मैं सिंप्लीफाइड करके वहां पे लिखूंगी तो देखो सारे 6 के मल्टीपल है, विच मीन्स यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, 6 2 12, तो यहाँ 2 और O के पास 1। सो ये हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज हो गया और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक और एग्जांपल। तो फोर्थ एग्जांपल हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अब अगर इसी को एम्पेरिकल फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है तो दोनों ही 2 के मल्टीपल हैं, तो वी कैन राइट HO। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब हमें ये देखना है दैट हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो इसी को हम विद द हेल्प ऑफ एन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, नाउ सपोज टेक एन क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास 2 एलिमेंट्स गिवन हैं और इनकी परसेंटेज कंपोजिशन हमें डायरेक्टली दे दी है। तो कार्बन की हमारे पास 92.4%, ये वही परसेंटेज कंपोजिशन है जो भी हमने निकालने सीखी है, बट क्वेश्चन में ये चीज डायरेक्ट गिवन है। ठीक है, हाइड्रोजन की 7.6%, तो ये हमें परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है यहाँ पे। और हमें क्वेश्चन में बोला है दैट फाइंड आउट द empirical formula of find out the empirical formula combining these two elements। इन 2 एलिमेंट को मिला के जो भी empirical formula बनेगा वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो empirical formula के लिए हमेशा हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, और उस टेबल में क्या क्या लिखना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास जो कॉलम बनेगा दैट इज ऑफ एलिमेंट, जो कि क्वेश्चंस में गिवन होंगे। तो हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में 2 एलिमेंट्स हैं, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एलिमेंट्स। तो हमारे अकॉर्डिंग एक कार्बन गिवन है और एक हाइड्रोजन गिवन है, ये हो गए 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अब सेकेंड जो कॉलम बनेगा वो होगा परसेंटेज का। जो भी परसेंटेज कंपोजिशन हमें यहाँ पे गिवन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन कार्बन की हमें गिवन है 92.4% और हाइड्रोजन की हमें गिवन है 7.6%। ये हो गई परसेंटेज कंपोजिशन। थर्ड जो हमारा कॉलम बनेगा वो हमारा बनेगा एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास। अब कार्बन का एटॉमिक मास याद होना चाहिए, ये हमारे पास आ जाएगा 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास तो 1 ही होता है। ठीक, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास आता है नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स हमने एक फॉर्मूला देखा था, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या बोलो एटॉमिक मास। अब यहाँ पे गिवन मास क्या होगा, तो जो भी परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है वही हमारा गिवन मास है। अब मैं इसको गिवन मास क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि परसेंटेज हमेशा फिक्स होता है कि ये 100% में से होगा। ठीक है, परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने जो मेजर किया वहां पे हमने ये माना कि अगर 100 ग्राम हमारे पास ये होता तो 92.4 ग्राम हमारे पास कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो भी हमारे पास परसेंटेज में दिया है हम उसी को ग्राम में मान के चलते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये है गिवन मास, क्वेश्चन में जो मास गिवन है वही गिवन मास होगा। तो 92.4 अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, तो हमारे पास एटम है तो हम एटॉमिक मास रखेंगे दैट इज 12।
नेक्स्ट सेम इसके लिए भी होगा, गिवन मास दैट इज 7.6 अपॉन एटॉमिक मास दैट इज 1। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब हमें इसी को कैलकुलेट करना है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है 7.6, ठीक है, ये हमारा 7.6 आ गया। अब हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखना है ये कितना आएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 12, 7 एंड 7, तो ये अप्रोक्सीमेट बराबर आ रहा है। यू कैन कैलकुलेट टू 1 डिजिट और 2 डिजिट, 2 डिजिट से आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन चाहिए होती है, तो 2 डिजिट या 1 डिजिट तक भी निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का कॉलम। अब जो नेक्स्ट कॉलम आता है हमारे पास वो आता है मोल रेशियो। मोल रेशियो, अब मोल रेशियो देखो नाम से पता चल रहा है, मोल्स का रेशियो निकालना है, बट किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, तो मोल्स के रिस्पेक्ट में निकालना है। अब देखो मोल्स का रेशियो कैसे निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स में से जो सबसे छोटा हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आया है, या बोलो जो सबसे छोटी वैल्यू आई है, उसको हम डिनोमिनेटर पे रखेंगे हर एक नंबर के। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो 7.6 छोटा नंबर है, तो जितने भी एलिमेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स होगा वहां पे हम क्या करेंगे, 7.6 को डिनोमिनेटर में लिखते हुए चलेंगे। अब तो मोल रेशियो में देखो नंबर ऑफ मोल्स इसका हो गया 7.7 डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा वो नंबर आएगा जो नंबर ऑफ मोल्स में सबसे छोटा है। वापस बोल रही हूँ, सिर्फ इस कॉलम का, यहाँ पे मत देखना, सिर्फ इस कॉलम में जो सबसे छोटा नंबर है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो 7.6। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऊपर तो वही आएगा जिसका कॉलम है, तो 7.6 वैसे ही लिखा जाएगा, और डिवाइडेड बाय सबसे छोटा नंबर, तो वो 7.6 ही था, ठीक। अब इसी को डिवाइड कर लेते हैं, तो ये फिर डायरेक्ट दिख रहा है कि 1 ही बनेगा, सो दिस इज 1। इसको चेक करते हैं, तो ये हमारे पास 1 आएगा, पॉइंट हटाएंगे, ज्यादा फर्क नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1.01 आएगा, तो हम उसे 1 भी लिख सकते हैं। तो अब लास्ट में हमारे पास जो कॉलम बचता है वो हमारे पास आता है सिंपल होल नंबर रेशियो का, होल नंबर रेशियो। और रेशियो किसका निकाला हमने भी, ये है मोल रेशियो, रेशियो का कॉलम ये है, तो अब इसी को हमें होल नंबर रेशियो में देखना है। तो देखो 1.01 को हम 1 लिख सकते हैं, यही होगा होल नंबर, 1 तो अपने आप होल नंबर है, तो उसे 1 ही रहने दो। तो ये तो हमारा कॉलम हो गया तैयार। अब इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो इंपेरिकल फॉर्मूला में अब सिर्फ हमें क्या करना है, जिस एलिमेंट के आगे जो नंबर है वो लिख दो। तो कार्बन के आगे है 1, हाइड्रोजन के आगे 1, सो दिस, तो C1H1, तो 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है, CH, ठीक है। तो ये है इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने का तरीका। अब कहीं भी इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा हो, बिल्कुल यही मेथड चलेगा। एलिमेंट्स का कॉलम बनाओ, क्वेश्चन में गिवन है, परसेंटेज का कॉलम बनाओ, जनरली क्वेश्चंस में गिवन होता है, नहीं गिवन होगा तो कैलकुलेट करने का तरीका हमें पता है। देन एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, देन मोल रेशियो, यहाँ पे जो भी सबसे छोटा है उससे डिवाइड कर दो और सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला। अब ये तो इंपेरिकल सिंपलेस्ट होल नंबर हमने रेशियो देखा। अब अगर इसी में क्वेश्चन ये आ जाए कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का क्वेश्चन आता है तो सेम मेथड, पहले इंपेरिकल निकालना ही पड़ेगा, ठीक। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर क्वेश्चन आता है, फर्स्ट मेथड बिल्कुल सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो निकालते कैसे, तो अभी हमने ये देखा, मैंने एग्जांपल जो लिखा था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, अब मैं एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे, सपोज C6H6, ठीक है। अब ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी का अगर मैं इंपेरिकल लिखूंगी तो वो CH बन जाएगा, है ना, CH बनेगा। और अगर मुझे इसे वापस इसमें कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे एक नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, तो वो 6 चला जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे। मतलब अगर मुझे कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मुझे किसी पर्टिकुलर नंबर की मल्टीप्लाई करनी होगी
विच मीन्स वो नंबर कुछ भी हो सकता है n। वो n हमारे पास 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा, और नेचुरल नंबर्स या बोलो होल नंबर ही होना चाहिए, बस 0 नहीं है। तो यहाँ पे n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और ये हमारे पास क्या था, इंपेरिकल फॉर्मूला। तो n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का भी फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला होता है ये। अब देखो, जैसे ही हम टेबल बनाएंगे हमें ये पता चल जाएगा कि इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, और अगर उसमें एक पर्टिकुलर नंबर को मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा। बट ये नंबर ढूंढेंगे कैसे, कंडीशन तो ये है ना कि n तो कुछ भी हो सकता है 1 से स्टार्टिंग, तो ये n कैसे निकालेंगे, तो ये भी इजी है। n इज इक्वल्स टू, अब देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे चल रहा है, तो हम n के लिए लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो भी मास है क्वेश्चन में गिवन होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता तो मास कैसे निकालेंगे, तो वो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अब देखो अगर मैं इसको नीचे शिफ्ट कर दूं, मल्टीप्लाई पे चल रहा है, नीचे जाके डिवाइड पे आ जाएगा, तो अपॉन पे आता है इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो ये हो गया n निकालने का तरीका। तो ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर निकालना है तो n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला होगा। n कैसे निकलेगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ये फॉर्मूला याद है ना, तो बस इंपेरिकल फॉर्मूला को नीचे लिखो और मास कर दो दोनों का, तो n आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहती हूँ, ये वाला पार्ट मैं रब कर देती हूँ, अब तक तो नोट कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम निकालना चाहते हैं, तो देखो कैसे निकालेंगे। तो मुझे n निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे पता चलेगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 78। ये क्वेश्चन में गिवन था, गिवन। ठीक है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, तो इंपेरिकल फॉर्मूला हमने अभी कैलकुलेट किया था CH, तो जैसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले मास निकालते हैं वैसे ही इसको निकालो। तो एक कार्बन आटम 12, एक हाइड्रोजन आटम +1 विच मीन्स 13, तो 13 हमारे पास आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अब बस इसको डिवाइड कर दो। वैसे जनरली क्या होगा, पॉइंट में आंसर आना नहीं चाहिए, हो सकता है 2.01 1.01 ऐसा आ रहा हो, तो उसे 1 या फिर उसे 2 ही मानते हुए चलेंगे। ठीक, अब अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्टली कट रहा है 13 6, तो n इज इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आ गई 6। ठीक, अब इस n को पुट कहाँ पे करेंगे, इस वाले फॉर्मूले पे, तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ इंपेरिकल फॉर्मूला, और n हमने अभी निकाला 6 और इंपेरिकल फॉर्मूला हमें पता है, हमने CH निकाला था, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ नीचे कर दो, सो दिस विल बी C6H6। तो ये आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने का मेथड। हो सकता है किसी क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं गिवन हो, तो उसके अलावा दूसरी वैल्यू गिवन होगी जिसे हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, इन दोनों में से एक चीज कंफर्म है कि गिवन होगी, या तो ये डायरेक्ट गिवन होगा या क्वेश्चन में बोला होगा वेपर डेंसिटी हमारे पास कुछ है। तो सपोज करो वेपर डेंसिटी हमें 12 दे दी, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, तो बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है इसका। तो अगर वेपर डेंसिटी गिवन है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2 करना है और यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक क्वेश्चन इंपेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। तो इसी टाइप से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, और यही मेथड होगा हर क्वेश्चन को करने का। वेपर डेंसिटी अगर गिवन होगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कैसे निकलेगा, सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई करनी है, वही हमारा मास हो जाएगा। ठीक, सो थैंक यू।